मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका मॉडल पेपर आ चुका है और इसी के लिए आज हम लोग देखा जाए तो क्लास 10th का जो आपके पास मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर आया उसके आज हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और फिर सब्जेक्टिव का मैं आपको बोर्ड में वीडियो बनाकर दे दूंगा, जिसके बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। और बाकी आप लोग देख सकते हो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सारा चैप्टर पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट आपको दिया था और वो सारा का सारा जो भी मैंने क्वेश्चन कराया था वो सभी का सभी आपको मॉडल पेपर में देखने को मिला है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो इसी प्रकार से अगर हमारा इंपॉर्टेंट अगर आप लोग कर लेते हो ना, और ये मॉडल पेपर भी अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर छूटेगा नहीं। समझ लो मेरा बात। मैथमेटिक्स में नंबर लाना बहुत ही ईजी एक प्रकार से मैं बात बोलूँ तो, ठीक है। खैर, और इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपका देखा जाए तो हिंदी का, अगर मैं बात करूँ तो आपका साइंस का, एसएसटी का अपलोड हो चुका है। ऑब्जेक्टिव का रात को ही अपलोड कर दिया, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। बाकी इसके बाद आपको मैं इंग्लिश का भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सब्जेक्टिव पर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है कि पी एक्स कुछ नहीं, एक बहुपद का सिंबल होता है बेसिकली। सम फंक्शन वगैरह आप लोग 11-12 पढ़ोगे, आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। बस आपको देखना है यहाँ पे लिखा हुआ है कि x² - 27 का शून्यक है। तो देखो, इस टाइप का प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। पहला रास्ता तो देखो जो कि करना सही रहेगा, देखो यहाँ पे आपके पास x² - 27 है, इसको बस 0 के बराबर कर दो और x का मान निकाल लो, ठीक है। तो आप लोग x² को रहने दो इधर पे और यार -27 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा प्लस का 27। अब देखो यहाँ पे x निकालना है आपको, ना कि x² निकालना। तो x² जो है यहाँ पे उसको उधर भेजोगे तो रूट में चला जाएगा, यानी कि x = क्या हो जाएगा रूट का 27। और रूट 27 जो निकल कर आया ये x का वैल्यू, ये तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसको थोड़ा और तोड़ो तो मैं 27 को 3 × 3 × 3 लिख सकता हूँ आराम से। 3 देखो 3 3 9 3 27। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 का जोड़ा लगा, यानी कि रूट के बाहर एगो 3 निकल जाएगा और अभी भी एगो 3 यहाँ बचा हुआ है जो कि रूट के अंदर में रह जाएगा, यानी कि रूट 27 का वैल्यू 3√3 आ गया। यानी एक्स का वैल्यू क्या निकल गया 3√3, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला बुद्धि। दूसरा बुद्धि क्या हो सकता है कि आप लोग जो ऑप्शन दिया है उसको क्या करो, डायरेक्टली एक्स का मान एक्स के जगह पे उसको पुट कर दो। पुट करने के बाद अगर वो 0 आ रहा है, यानी कि आपका वही वाला शून्यक होगा। जैसे यही जो हम लोगों ने देखा कि बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं इस x² - 27 के जगह पे मैं x के जगह पे क्या करूंगा, इस 2√3 को पुट कर दूंगा। तो x की जगह पे 2√3 अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ पे x के जगह पुट किया, लेकिन यहाँ पे x² यानी कि 3√3, मैं गलती से 2√3 बोल दिया पर एक्चुअली 3√3 है, ठीक है। तो 3√3 आपको क्या करना, पुट करना x के जगह पे। तो यहाँ पे x² यानी कि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 27। अब चलो इसका स्क्वायर तोड़ो, सबसे पहले 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और 9 3 27 हो गया, तो इधर हो गया 27 और इधर हो गया आपके पास पहले से -27 है, तो +27 -27 कट के 0 हो गया, तो लो आपका आंसर 0 आ गया, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से भी बना सकते हो, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से बना सकते हो, या तो x का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, अगर वो 0 के बराबर आ रहा है सॉल्व करने के बाद, यानी कि वही आंसर होगा। या फिर क्या कर लो, उससे आप लोग इक्वेशन बनाकर 0 के बराबर इक्वेट करके आप लोग वहां से x का वैल्यू निकाल लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उसमें कितने शून्यक होंगे। तो 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है यानी कि 3 ही होंगे, यानी कि 3 शून्य होंगे। देखा जाए तो 3 ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा है तो ए में देख रहा है 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो मैंने आपको चीज बताया भी हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इनफिनाइट। आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो याद रख लीजिएगा, डायरेक्टली याद रख लीजिए कि दो क्रमिक सम संख्याओं के बीच का HCF 2 होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिखा दूं, जैसे दो क्रमिक यानी कि दो लगातार सम संख्या मुझे बता, जैसे कि 2 4 हो गया, और एग्जाम्पल दो जैसे कि 6 8 हो गया। चलो और एग्जाम्पल दो जैसे 12 14 हो गया। तो इन सभी का आप लोग HCF निकाल के देखो। तो सबसे पहले मैं देखो 2 और 4 का HCF निकाल के दिखा दो। 2 को मैं 1 × 2 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 1 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे जो जो उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड होता है वही आपका HCF होता है। तो देख लो आपके पास यहाँ पे 1 और 2 दोनों में है, यानी कि 1 और 2 दोनों में, तीन दोनों को गुना कर दो तो आपका यही HCF निकल गया। सॉरी, थोड़ा जुकाम टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पे 1 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। देख लो इससे यहाँ से पता चल रहा है कि 2 और 4 का HCF 2 होगा। उसी प्रकार से अगर मैं देखा जाए
6 और 8 का देखूँ तो 6 को मैं 1 इंटू का 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ। देखो 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 3 कितना हो गया, देखा जाए तो 6 हो जाएगा। और मैं 4 को 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। देख सकते हो यहाँ से 2 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो अगेन यहाँ पे देख सकते हो HCF 2 आया। तो इस प्रकार से कोई भी दो अगर लगातार क्रमिक अगर आप लोग सम संख्या लोगे तो उनका HCF हमेशा 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चरों x और y के रेखिक युग्म, यहाँ पे आपके पास एक रेखिक समीकरण दिया हुआ है कि कितने अधिकतम हल संभव है। तो देखो यहाँ पे देखो आपके पास ax प्लस का by प्लस का c बराबर में 0 है। ठीक है, यहाँ पे एक रैखिक समीकरण आपके पास दिया हुआ है। रैखिक समीकरण इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि देख लो यहाँ पे जो आपके पास चर है उसका मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसमें आपको देखो x और y के आप लोग कितने वैल्यू रख सकते हो, तो यहाँ पे इन्फिनाइट वैल्यू रख सकते हो। क्योंकि देख लो अगर मैं इस इक्वेशन से चलो y का मान निकालू तो क्या होगा, तो इस देखा जाए तो by बराबर में क्या हो जाएगा, पहले c को उधर भेजो तो माइनस c हो गया, और इधर आपके पास ax इधर प्लस में उधर जाके माइनस ax हो जाएगा। और अपॉन में देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये तो आपके पास 1 हो गया। ठीक है, फिर से मैं क्या करूँगा, देखो हमको y निकालना, तो b को इधर में भेज देता हूँ। देखो यहाँ पे y के साथ b गुणा में इधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली क्या बन गया आपके पास, देखा जाए तो क्या बन जाएगा, y बराबर में माइनस c माइनस ax अपॉन में b आ गया। अब देखो यहाँ से अगर आप लोग यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो देख लेना y का वैल्यू कुछ मिलेगा, फिर x का वैल्यू 2 पुट करोगे तो y का वैल्यू दूसरा कुछ मिलेगा, अगर 3 पुट करोगे तो y का वैल्यू 3 नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ मिलेगा। यानी x का वैल्यू आप लोग रखते जाओ, y का वैल्यू आपको मिलते जाएगा, और ये आपका सिलसिला चलता चला जाएगा। यानी यहाँ पे देखा है तो अनगिनत हल होंगे, इनफिनाइट हल होंगे, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, देख लेना। एक होता है असंगत और एक होता है संगत। संगत कब होता है, जब रेखा प्रतिच्छेदी या तो फिर संपाती होता है। प्रतिच्छेदी में देखा है तो कोई एक अद्वितीय हल होता है, और संपाती में अनेक हल होता है, और वो एक्चुअली होता है कि दोनों लाइन एक ही जगह पे होता है, यानी कि बोले कि एक ही लाइन में दोनों लाइन होता है, यूँ समझ लो, इसलिए यहाँ पे अनेक हल होता है। ठीक है, प्रतिच्छेदी क्या होता है कि दो लाइन आपस में कहीं पे कटते हैं, जिससे जो जहाँ पे कटता है वही उसका यूनिक हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है। तो ये संपाती और जो प्रतिच्छेदी होता है बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत समीकरण युग्म बोलते हैं। परंतु जो समांतर होता है, यानी कि दो लाइन अगर आपस में समांतर है, वो कभी भी आपस में कटेंगे नहीं, उनका कोई भी हल होगा नहीं, तो इसी को समांतर युग्म को हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण कहते हैं। तो अगर असंगत बोले तो समांतर याद रखना है, और अगर संगत बोले तो उसमें प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों आता है, याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर में 0 का एक मूल होगा, कुछ नहीं एक्स का वैल्यू निकाल लो। तो इस टाइप का क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलूंगा कि आप लोग ऑप्शन पुट करो, अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो समझ लो वही आपका आंसर होगा। तो चलो सी नंबर का ऑप्शन पुट करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे x का स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 गुना में x क्या है 2 है जाएगा, प्लस का 2। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस का 3 गुना 2, 3 गुना 6, और यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 2। देख सकते हो पहले प्लस वाला काम करो, 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 हो गया, फिर यहाँ पे माइनस 6 और माइनस 6 आपस में कट के 0 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू 0 है। देख सकते हो ये 0 के बराबर है, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता था इसका आंसर, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको सी पुट करने को बोला। आप लोग ए बी और डी पुट करके देखो, 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये आंसर है ही नहीं, इसका मूल है ही नहीं, तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूल क्या होता है कि समीकरण में एक्स का वैल्यू रखने पर अगर वो 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि वही उसका मूल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ये प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयरों में बहुत बार कराया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आपके पास देखा है तो 11 और आपके पास 13 है। देखो इस क्वेश्चन को भी आप लोग दो तरह से बना सकते हो। पहला तो सॉल्व करके, कैसे सो देखो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो एक्चुअली में लंबा तरह से बात करें तो इस प्रकार से आपका बनेगा। क्वेश्चन में था कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी विषम होना चाहिए, क्रमागत भी होना चाहिए, और साथ धनात्मक भी होना चाहिए। तो अगर हम एक को x मान ले तो दूसरा को क्या मानेंगे, जाहिर से मानेंगे x प्लस 2 मानेंगे। पूछो क्यों, क्योंकि देखो आप ही लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, आप ही लोग बताओ। पहले आप ही बता कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या है, बताओ। तो लगातार अगर बात करो, चलो एक तो अगर 3 को ले लूँ तो देखो 3 जो है, देख लो ये आपका देखा जाए तो विषम है कि नहीं, 3 आपका विषम है, 3 है। 3 के बाद क्रमागत बता, तो नेक्स्ट इसके बाद कौन सा ऐसा है जो कि धनात्मक है और विषम है, बताओ। क्योंकि देखो 3 धनात्मक भी और विषम भी है, तो 3 के बाद जो 5 होता है ये आपका धनात्मक भी होता है और आपका विषम संख्या भी है। ठीक है ना,
तो 3 के बाद जस्ट क्रमागत क्या है 5 है, और देख सकते हो 3 के बाद 5 में 2 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से अगर 5 की मैं बात करूं तो 5 के बाद 7 आता है, तो देख लो इनके भी बीच में 2 का डिफरेंस है, यानी कोई भी दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करें तो उनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग एगो को अगर x मान ले तो दूसरा क्या होगा x+2 होगा, यानी x में 2 जोड़ दो तो आपको अगला मिल जाएगा धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने एगो को क्या माना है x माना है, दूसरे को x+2 माना है, और क्वेश्चन में बोला था कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक के वर्गों का योग 290 है, यानी कि आपको x का भी स्क्वायर कर देना है, और यहाँ जो दूसरा था x+2 हम लोगों ने माना था उसका भी स्क्वायर कर देना है, और दोनों का योग कर देना, तो किसके बराबर होगा 290 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही एक समीकरण बनाया हम लोगों ने। अब यहाँ से देख सकते हो ये x² का x² उतर गया। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या होगा a² प्लस का b² प्लस का 2 × a × b। आगे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे 2 x² है तो हो जाएगा 2x², ठीक है, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है यानी कि 4 हो गया, यहाँ 2 2 गुना हो गया यानी कि 4x हो गया, बराबर में 290 हो गया। अब मैं इस क्या करूंगा 290 को इधर लेके आऊंगा, उससे पहले क्या करूंगा x² को पहले लिखूंगा, 4x को उसके बाद लिखूंगा, और 4 को मैं बाद में लिखूंगा, और इधर जो आपके पास 2 जो आपके पास 290 इसको इधर लेके आऊंगा बराबर, तो -290 होगा। और अगर 4 में अगर -290 अगर मान लो गया तो कितना बचेगा -286 बचेगा, और इधर आपके पास 2x² प्लस का 4x तो है ही, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो सबसे 2 कॉमन आ जाएगा ताकि ये छोटा छोटा देखा है तो द्विघात समीकरण बनेगा। तो जैसे 2 कॉमन लागो तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ 2x² से 2 कॉमन आ गया तो सिर्फ x² बचा, यहाँ पे क्या बचा 2x बचा, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 143 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे -286 था, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 को इधर भेज देंगे, 0 को उधर गुणा में, क्योंकि इधर सॉरी भागा में होता है, ठीक है, या गलती से गुणा लिखा गया है, तो एक्चुअली में यहाँ पे देख लो 2 क्या है आपके पास इस टोटल से गुणा में दर्जा का भागा हो जाने कि 0 भागा में 2 आ जाता, तो किसी को भी 0 से अगर भागा दोगे तो वो 0 ही होगा, तो यहाँ पे खाली आप लोग 0 भागा 2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 0 ही आएगा। तो लास्टली आपके पास ये समीकरण बन गया x² प्लस का 2x - 143 = 0, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है आपको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को अगर आप लोग 143 के साथ गुना करोगे तो 143 ही रहेगा। अब इसको आपको गुणनखंड करना है, तो अगर मैं 143 को 11 के पढ़ा में काटाऊं तो ये 13 बार में कट जाता है, यानी कि 11 और 13 जो हो गया ये 143 का गुणनखंड आया, और ये एक ऐसा गुणनखंड आया जिसको जोड़ने या घटाने पर देख लो आपके पास 2x आ रहा है, यानी कि 13 में अगर मैं 11 को घटा दूं तो 2x आ रहा है। ऑब्वियसली बात है कि चूंकि 143 का गुणनखंड यानी कि इसको गुना करोगे तो 143 आएगा ही, ठीक है। तो गुणनखंड का यही रूल होता है कि आपको क्या करना है कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको गुना करना पड़ता है एकदम लास्ट में जो होता है जो उसको उसके साथ, और फिर उसको ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना होता है कि उनको गुना करने पर वापस वो संख्या आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर ये जो बीच में होता है चाहे 2x हो या -2x हो वो आपके पास आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर। तो यहाँ पे देख सकते हो -11 अगर मैं करूँ प्लस 13 अगर मैं जोड़ दूँ उसमें तो देख सकते हो यहाँ पे 2x बन जाएगा, तो यानी कि ये सही है, यानी कि मैं इसको 2x की जगह पे -11 प्लस का 13x लिख सकता हूँ, ठीक है, -11x प्लस का 13 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हो इस जगह से मैं x अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा x - 11 बचेगा। इस जगह से अगर मैं 13 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और माइनस का माइनस, और 143 से 1 मिनट रुकेगा 143 से अगर मैं यहाँ पे था देख लो, अगर मैं 143 से अगर 13 कॉमन निकाला तो 11 बचेगा। फिर से देख लो यहाँ पे x - 11 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस का 13 बचेगा, ये 0 के बराबर होगा। अब एक बार क्या करेंगे हम लोग x - 13 को इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, और एक बार ये वाला x प्लस 13 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पे x का वैल्यू 11 हो जाएगा और यहाँ पे x का वैल्यू -13 आएगा, परंतु हमें धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है तो हम लोग यहाँ पे -13 नहीं लेंगे, इसको हम लोग +13 का जैसा कंसीडर करेंगे। तो लो आपके पास x का वैल्यू 11 आ गया और एक 13 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को बनाना था। तो कुल मिलाकर देखा है तो आपके पास 11 और 13 इसका आंसर आ गया। ये तो था एक मेथड लंबा तरह से बनाने का। दूसरा मेथड क्या है, देखो आपको पता है कि चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है तो ऑप्शंस को पुट कर दो। पुट कैसे करोगे, क्वेश्चन में बोला कि आपको जो भी विषम पूर्णांक है धनात्मक संबंध उनका वर्गों का योग आपके पास 290 होना चाहिए, यानी कि इनका वर्गों का योग ले लो। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर दो, देखो यहाँ पे हमको पता है कि डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, अभी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर कर दो और 13 का स्क्वायर कर दो और इन लोगों को जोड़ दो, क्या 290 आ रहा है, अगर आ रहा है यानी कि यही करेक्ट आंसर होगा। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है प्लस 13 का स्क्वायर 169 होता है। देखो इन दोनों को जोड़ो तो देख लो 9 और 1 10 का 0 हाथ मेरा 1 6 2 8 और 1 9 हो गया और इधर 2 हो गया, 290 तो आ रहा है, यानी कि आपके पास यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू से आप लोग हिट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ये सब्जेक्टिव में भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एपी समांतर श्रेणी है।
या कौन सा एपी है, तो जिनके भी बीच का सार्वंतर समान होगा वही समांतर श्रेणी होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे सीधा सीधा बताता हूँ डी नंबर का ऑप्शन आपके पास सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछो क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास -10 से अगर 6 की ओर अगर आप लोग आ रहे हो तो देख सकते हो कि इनके बीच में -9, ठीक है ना, -9, -8, -7 और -7 यानी कि 3 संख्याएं हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 6 से अगर 2 के बीच में आ रहे हो आप लोग, माने -6 से -2 की ओर, तो -5, -4 और -3, यहाँ भी 3 संख्याएं हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखो अगर आप लोग -2 से 2 की ओर आ रहे हो, यानी कि -1, 0 और 1 आ रहा है, यानी कि 3 संख्या बीच में आ रही है, तो संख्याएं तो 3 3 आ रही है। और अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस की बात करूं, सार्वंतर की बात करूं, तो 4 4 का, क्योंकि देखो -10 से -6 में जाओगे तो 4 का डिफरेंस है, -6 से अगर -2 में जाओगे तो भी 4 का डिफरेंस है, -2 और 4 -2 से 2 में जाओगे तो भी 4 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस 4 4 का है, या फिर बोलो कि इनके बीच में 3 3 संख्याएं हैं जो कि समान चीजें हैं, तो यानी कि सार्वंतर समान, यानी कि यही एपी होगा। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग सभी मिला के देख लो, किसी में भी सार्वंतर सभी पदों में समान नहीं आएगा। अच्छा, ये प्रश्न देखो यहाँ पे आपके पास एक एपी दिया हुआ है, 1 4 7 10 के 18वें पद का मान करके, यानी कि आपके पास A18 पूछा है। तो कैसे निकालोगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको कैसे आपको बनाना है। सो देखो आपके पास यहाँ पे 1 4 7 10 एक एपी दिया था, तो हमको निकालना है A18 यानी कि 18वां पद। तो देख सकते हो इस एपी से पता चल रहा है जो पहला संख्या होता है वो आपका A1 होता है, या फिर बोलो कि A होता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर डी निकाले, डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 के आपके पास 4 में अगर आप लोग A1 यानी कि A को घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि डी निकल गया, सार्वंतर भी निकल गया, 3 निकल गया। और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिया, देखो 18 दिया हुआ है। तो बस फॉर्मूला में पुट कर दो, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी मतलब एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर में A + n - 1 × d होता है। तो देख लो यहाँ पे एन का वैल्यू हमको A18 निकालना है, यानी कि एन का वैल्यू 18, तो बस A18 पुट कर दो यहाँ पे। बराबर में ए का वैल्यू 1 है, प्लस का एन का वैल्यू 18 है, तो 18 माइनस का 1 इंटू का डी का वैल्यू 3 है। तो देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनकर आया, 1 प्लस का 18 में 1 गया तो 17 गुणा में यहाँ 3 था, तो देख सकते हो 17 गुणा 3, 17 तो 51 हो गया। यहाँ पे 1 51 प्लस का 1 यानी कि 52, यानी ये 18 का वैल्यू क्या आया, 52 आ गया। यानी कि 18वें पद का वैल्यू क्या निकल कर आया, आपके पास 52 निकल कर आया है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका 52 ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लिया कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न देखो आपके पास दिया हुआ है, 16:9 उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एक थ्योरम होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ जो त्रिभुज, मान लो एक त्रिभुज है ABC और मान लो एक त्रिभुज है PQR, तो दो त्रिभुजों का अगर क्षेत्रफलों का अनुपात अगर समान है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग भी समान होता है, यानी कि यही AB बराबर में इसका PQ का वर्ग ये आपस में समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा उतना दिमाग नहीं लगाना। देखो यहाँ पे आपके पास 16:9 दिया, तो मैं इसको 16/9 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये बराबर होता है, ये त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है ये संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं, मान लो इसको एक भुजा को मैं A मान लेता हूँ, दूसरा भुजा को B मान लेता हूँ, ठीक है। यही हमको निकालना है, ठीक है। तो इनके वर्गों का अनुपात के बराबर होता है, तो इनका वर्गों का अनुपात यानी कि टोटल का मैं वर्ग कर सकता हूँ। अब इस स्क्वायर को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये रूट में आ जाएगा, और आपको पता है कि √16 का वैल्यू 4 होता है और √9 का वैल्यू देखा है तो 3 होता है। तो लो A बराबर A/B का वैल्यू आ गया, जो कि क्या है 4/3 आया, ठीक है। यानी कि 4:3 आया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सीधे कर देना, जो भी अनुपात में दिया होगा उसको पहले बटे में लिख लेना, या 16/9 दिया 16/9 कर देना और बस उसका रूट निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण अगर आपके पास 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, ठीक है। तो देखो ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो एक काम करता हूँ, ये प्रश्न मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए, बहुत ही लॉजिकल प्रश्न, और मुझे पता है कि बच्चे इसमें गड़बड़ी करेंगे, ठीक है। समचतुर्भुज का ये बेसिकली विकर्ण का एक फॉर्मूला था, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो देखो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले विकर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है, समचतुर्भुज के विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू का D2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल इंटू का आपके पास 1/2। तो आपके पास ये फॉर्मूला लगाओगे तो देखा जाए तो इसका आपका एरिया निकल जाएगा, समचतुर्भुज का आपका एरिया निकल जाएगा। और एरिया निकल जाएगा तो उसके बाद आप लोग आराम से भुजा निकाल सकते हो। मैंने आपको हिंट पूरा दे दिया, तो आप लोग इसको मुझे कैलकुलेट करके इसका आंसर बताना, हाँ ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखो कोई भी अगर दो अक्ष है, ठीक है,
जैसे कि मान लो कि ये आपका वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, तो वाई और एक्स एक्सिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 आता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या था, 0,0, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। यानी मान लो कि ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इस वाई एक्सिस से 5 इकाई दूर, यानी कि 1 2 3 4 5 इकाई दूर, यानी कि यहाँ पे कहीं पे आपके पास एक बिंदु स्थित है। हो सकता है कि ये इस साइड भी हो, 1 2 3 4 5, किसी साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका आपको कोऑर्डिनेट बताना है और ये जो बिंदु है ये बोल दिया कि एक्सिस पे स्थित है, यानी कि आपको जो भी बिंदु बनाना है इसे एक्सिस पर ही बनाना है, 5 इकाई दूर पर वाई एक्सिस से, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मैं इस बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखूं, इस बिंदु का निर्देशांक लिखूं, तो क्या होगा, पहले निर्देशांक लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ एक्स का वैल्यू 5 है, तो 5 हो गया, 5,0 इस बिंदु का निर्देशांक हो गया। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स का वैल्यू क्या आपके पास -5, क्योंकि इधर एक्स का वैल्यू माइनस होता है, ठीक है। कॉमा वाई एक्सिस जो कि आपके पास 0 है, यानी कि या तो आपके पास आंसर -5,0 होगा या आंसर 5,0 होगा। तो ऑप्शन में देखा जाए तो 5,0, तो यही मार तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। देखो ये प्रश्न मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कराया है, ये प्रश्न आपका हुबहू आ गया, ठीक है। तो आपको जितने भी मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा वो आपको इंपॉर्टेंट मिल ही रहा होगा, सारा कर लोगे तो मेरी गारंटी की मैथ में क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बस आपको थोड़ा सा और एफर्ट करना है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन मैंने हुबहू आपको कराया था। तो साइन देखा जाए तो साइन ए का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3/4 का। तो कॉस ए का मान निकाला। अरे कुछ नहीं करना है, पता है कि साइन और कॉस आपस में उल्टा होता है। तो साइन का वैल्यू आपके पास 3/4 दिया, तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, 4/3 होगा। बस इसको पलट दो तो ऑप्शन नंबर आपके पास देख लो, ऑप्शन नंबर आपके पास ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये प्रश्न भी मैंने हुबहू कराया था आपके पास। सेक ए प्लस का tan ए इंटू का 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होता है, तो आपको याद होगा तो बताइए किसके बराबर था। तो हम लोगों ने किया था उसको प्रूफ, कॉस ए के बराबर, तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं इसको दिखाता हूं आपको कैसे बनाना है इसको। देखो आपके पास यही प्रश्न है, सेक ए प्लस का tan ए इंटू का 1 माइनस साइन है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। मैंने मैथ का कुछ वीडियो लिया है, 3-4-5 वीडियो लिया हुआ है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री मैंने खत्म कर दिया। उसी प्रकार से मैं आपको और भी वीडियो लूंगा, ठीक है। तो सारा वीडियो जरूर देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो सेक ए को मैं 1/cos ए लिख सकता हूँ, tan ए को साइन ए बटे में cos ए लिख सकता हूँ। मैंने वहाँ बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो वहाँ जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ से cos ए एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 प्लस का साइन है। अब देखो यहाँ पे आपके पास 1 माइनस साइन है, कुछ नहीं, मैंने नीचे में 1 है, तो इसको अगर आप लोग गुणा करा दोगे तो क्या बचेगा, देख लो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी बना। तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है। तो मैं इसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, और नीचे में तो कॉस है। तो देख लो यहाँ कॉस स्क्वायर ए को मैं कॉस ए इंटू का कॉस ए लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। जैसे कि ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, उसी प्रकार से इसको भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से नीचे को कॉस और ऊपर से को कॉस कट जाएगा, तो अभी भी ऊपर में को कॉस बच जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। तो आंसर क्या है, कॉस ए आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आंसर समझ में आ गया होगा आपके पास। तो आंसर इसका क्या बन गया आपके पास, कॉस इसका आंसर बन गया। अब देखो ये भी प्रश्न मैंने हुबहू आपके पास कराया था कि देख लो आपके पास मैंने बताया था कि tan a बराबर में मान लो √3 है, तो a का मान क्या होगा। तो अब आप लोग मुझे बताओ, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने याद भी करने को बोला था। तो tan किस थीटा पर वैल्यू √3 होता है, तो जिस थीटा पर वैल्यू √3 होता है कि 30 डिग्री पर होता है कि 60 डिग्री पर होता है या 90 डिग्री पर होता है, 45 किस पर होता है, बस वही जो होगा वही आपका आंसर होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ 17 का आपके पास कौन सा आंसर होगा। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखोगे तो आपको आंसर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, यानी मान लो कि कोई एक खंबा है, ठीक है, और ये उसकी छाया है, छाया और खंबा की लंबाई बराबर है, ठीक है। तो सूर्य का 49 कोण का मान क्या होगा। 49 मतलब देखो यहाँ से मान लो कि सूर्य कहीं यहाँ पे था, मान लो कि यहाँ पे कहीं पे सूर्य है, तो इसकी छाया बन रही थी इस प्रकार से, इसलिए इस खंबा का जो छाया बना है इतना बड़ा बना है, जो कि खंबा छाया की लंबाई बराबर है। तो ये वाला जो एंगल है ये पूछ रहा है कितना डिग्री होगा। तो जाहिर सी बात है, देख लो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, ट्रायंगल बन रहा है। तो सम्मुख भुजा अगर बराबर, अगर मान लो कि कोई त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि अगर आपके पास देखा जाए, अगर आपके पास ये वाला और ये वाला भुजा अगर बराबर है तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे जो खंबा है और ये जो छाया इसके बीच का कोण 90 डिग्री है।
तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वाला कोण अगर 90 डिग्री है तो बाकी ये दो कोण का मान क्या होगा, जाहिर सी बात है दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। तब ना ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री मिलाकर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आपको ये भी पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, तब ना दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा, यानी कि 45 डिग्री सूर्य का 49 कोण का माप होगा। बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। पूछो क्यों? देखो ये एक अर्धवृत्त है, ठीक है, तो इस पे जो ट्रायंगल बनता है ये हमेशा ये वाला कोण पूछ रहा है, ना कि अर्धवृत्त का। सब बच्चे 180 डिग्री मार देता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला त्रिभुज जो बनेगा एक अर्धवृत्त में, उसमें कोण, उसका कोण पूछा है। तो अर्धवृत्त का कोण जो बनता है यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी। देखो बोला है कि यदि दो वृत्त, मान लो कि कोई दो वृत्त है, ठीक है ना, उनके मध्य जो दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के तुल्य, यानी कि मान लो एक वृत्त इस प्रकार से है, ठीक है, और एक दूसरा वृत्त मान लो कि आपके पास इस प्रकार से, ठीक है, और एक चीज मान लो आप लोग ये वाला कि इसका ये जो मध्य बिंदु, इसका ये जो मध्य बिंदु है, ठीक है, अच्छा इसको हटा देता हूँ, एक मिनट, हाँ, इसका ये वाला मध्य बिंदु, इसका ये वाला मध्य बिंदु है, तो इसका ये भी तिरछा होगा इस वृत्त का, और इस वृत्त का ये वाला तिरछा होगा। तो इन दोनों वृत्तों का जो देखा जाए तो इन दोनों का वृत्त का जो मध्य बिंदु है, ये जो मध्य बिंदु है, उनके तिरछाओं का अगर मैं मिलाऊं आपस में, तो दोनों के तिरछाओं के योग के बराबर है। इन दोनों के मध्य बिंदु, मतलब इस वृत्त, दोनों वृत्त है, इन दोनों वृत्त का जो मध्य बिंदु है, उनका जो दूरी है इन दोनों के तिरछाओं के योग के बराबर है। यानी कि ये कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे जोड़ोगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जोड़ोगे, यहाँ से अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक का दूरी जोड़ोगे और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जोड़ोगे, तो आपके पास दोनों का तिरछाओं का योग आएगा ना। तो यही बोला है कि दो वृत्त आपके पास ऐसा है कि जो दोनों वृत्त के जो केंद्र है उनके बीच का जो दूरी है वो दोनों के तिरछाओं के योग के बराबर, यानी कि दोनों वृत्त आपस में सटे हुए हैं। तो पूछा है कि इनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी, यानी कि एक ऐसे स्पर्श रेखाएं किसने जो दोनों में आ जाए, ठीक है। तो देखो एक स्पर्श रेखा यहाँ पे होगा, ठीक है, देखो एक स्पर्श रेखा आपके पास यहाँ पे होगा, तो देखो आपके पास इन दोनों वृत्तों को क्या करा, काटेगा, इन दोनों वृत्तों को यहाँ पे काटेगा। दूसरा स्पर्श रेखा देखा है तो काटेगा नहीं, छू के पार हो जाएगी, क्योंकि काटने वाली रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होता है, तो छू के पार होगा, ये बोलना सही होगा। एक स्पर्श रेखा यहाँ पे होगा, दो हो गया, और एक यहाँ बीच में होगा, तो तीन ऐसी स्पर्श रेखाएं होंगी जो दो वृत्त अगर ऐसे हैं जिनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर दोनों के तिरछा के योग के बराबर होगा, तो तीन ऐसी स्पर्श रेखा होंगी जो उन तीन दोनों वृत्तों को छू के बाहर निकल जाएगी, यानी कि तीन स्पर्श रेखाएं होंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होते हैं, आपस में समान लंबाई के होते हैं। जैसे कि मान लो कि एक आपके पास अगेन वृत्त से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया, एक वृत्त है, ठीक है, मान लो कि आपके पास यहाँ पर इसका केंद्र है, ठीक है, सपोज दैट कि आपके पास यहाँ पे इसका केंद्र है, और यहाँ पे कहीं पे एक जीवा है, और यहाँ पे कहीं पे जीवा है, और इस केंद्र से देखा जाए तो इस जीवा की दूरी और इस केंद्र से इस जीवा की दूरी आपस में बराबर है, तो इन दोनों जीवाओं की लंबाई जो होगी ये हमेशा बराबर होगा। कैसे प्रूव करोगे, तो इस केंद्र से क्या करना है, यहाँ पे मिला देना, इस केंद्र से यहाँ पर मिला देना, ठीक। और ये वाला जो त्रिभुज है आपका और ये वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों को क्या करना, आप लोग सर्वांगसम सिद्ध कर देना। सर्वांगसम या फिर सर्वांगसम आराम से सिद्ध हो जाएगा। पूछो क्यों, देख लो ये और ये तो आपस में बराबर है, त्रिज्या देखा जाए तो दोनों जीवाओं की दूरी आपस में बराबर है, तो पहले से बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और अगर बात करें तो देखो ये वाला तो आपस में त्रिज्या हो गया, और देखो ये वाला हमेशा याद रखना, जीवा पर जो केंद्र से जाता है जो आपके पास रेखा जाती है ना, जैसे कि मान लो कि एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पे एक केंद्र है और यहाँ मान लो कि जीवा है, तो इस जीवा को इस अगर आप लोग वृत्त से मिलाओगे जिस रेखा से, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। तो यानी कि ये वाला कोण आपके पास, ये वाला कोण 90 डिग्री बनी, यानी कि कोण बराबर हो गया, यानी कि एस सर्वांग समता कसौटी से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में बराबर हो गया। जिससे क्या समझ में आया आप लोग को कि जो आपके पास देखा जाए तो आपके पास ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, यानी कि ये दूरी आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार से ये और ये त्रिभुज भी तो सर्वांगसम होगा ना, तो ये और ये वाला दूरी भी आपस में बराबर होगा, यानी कुल मिलाकर ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगा, यानी कि जीवाओं की लंबाई बराबर होगी, तो आपके पास समान होगा। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दो गोले के आयतन का अनुपात 8:27 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखो आपके पास इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सो
तो सबसे पहली बात तो आपको ये आना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है, जो कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 8:27, जिसको हम लोग 8/27 लिख सकते हैं। तो ये जो 8 है ये एक गोला के लिए है, ठीक है ना, जिस गोला को मैं पाई, जिसका फॉर्मूला में पाई बटा में 4/3 पाई R1 का क्यू लगता हूँ। एक गोला को मैं उसकी त्रिज्या को R1 मानता हूँ, दूसरे को मैं R2 मानूंगा, ठीक है। तो इस 8 वाले के लिए क्या मैं मानूंगा 4/3 पाई R1 का क्यू। 27 के लिए क्या मानूंगा 4/3 पाई R2 का क्यू, क्योंकि भाई साहब देखो 4/3 इसमें भी होगा, पाई पाई दोनों में, क्योंकि इनका वैल्यू चेंज होने वाला कांस्टेंट है, इसलिए ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे ऊपर में क्या बचेगा आपके पास R1 का क्यू बटे में R2 का क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे अगर मान लो कहीं पे ए का क्यू बटे में बी का क्यू लिखा है, तो इसको हम लोग ए बटे में बी का होल क्यू लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। अब इस क्यू को उधर भेजोगे तो ये रूट क्यू में आ जाएगा। अब सबको पता है कि 8 का रूट क्यू बाहर निकालोगे तो 2 आएगा, 7 का अगर आप लोग 27 का निकालोगे तो 3 आएगा, क्योंकि जो 3 का क्यूब होता है वो 27 होता है और 2 का क्यूब होता है वो 8 होता है। तो R1 और R2 का वैल्यू क्या निकल कर है आपके पास 2 और 3, ठीक है ना। तो देखा जाए तो आपके पास R1 और R2 का वैल्यू यानी कि गोला नंबर 1 और गोला नंबर 2 का आपका त्रिज्या आ चुका है, कहाँ से, गोले के आयतन से, ठीक है। अब पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन निकालना है, तो वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग R1 त्रिज्या वाले गोले का देखा जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको बटे कर देंगे R2 वाले त्रिज्या के पृष्ठ क्षेत्रफल से, तो आपके पास पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। तो वही की है 4 पाई बाय R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का 4 पाई R स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो बस 4 कट गया, पाई कट गया, बचा R1 का स्क्वायर बटे में R2 का स्क्वायर बचा। तो कुल मिलाकर देखा है तो R1 का वैल्यू 4 है, तो सॉरी 2 था तो उसका स्क्वायर डायरेक्टली 4 कर दिया मैंने। R2 का वैल्यू 3 था तो उसका 9 कर दिया, यानी कि 4 आपके पास 9 आंसर आ गया आपके पास। डायरेक्टली याद रखना कैसे बनाना इस क्वेश्चन को, सो कि अगर कभी भी आपके पास आयतन का अनुपात दे तो उसको क्या करना आप लोग, इसका रूट क्यूब निकाल देना, रूट क्यू निकाल देना, और जो आंसर आएगा उसका आप लोग स्क्वायर कर देना, आपका सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4:9, जो कि डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। अच्छा, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपके पास 444 पाई है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर होता है, जिसका वैल्यू आपके पास क्या दे दिया 144 दे दिया गया, 144 पाई दे दिया गया। तो यहाँ से पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 4R स्क्वायर बटे में 144। अब देखो 4 इधर गुना में जाके भागा में हो जाएगा, तो देखा जाए तो 144 को अगर 4 से भागा तो कितना जाएगा 4 3 12, और देखा जाए तो आपके पास 4 6 24 यानी कि 36 आ गया, यानी कि R स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया आपके पास 36 आ गया। आपको R निकालना है तो हो जाएगा रूट 36 का वैल्यू 6 आ गया, यानी कि R का वैल्यू क्या निकल गया, त्रिज्या का वैल्यू 6 निकल गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो एक सिक्के को उछालने पर टोटल 2 चीजें आ सकती है, या तो चित या पोट। तो जितने परिणाम आ सकते उसको ऊपर में रखो, और जितने भी कुल माय मिस्टेक, जो भी आपको निकालने को बोला है, जो कि क्या बोला है चित निकालने बोला है, और सिक्के में एक ही चित होता है, तो जो भी आपको निकालने को बोला है वो कितने बार है उस वस्तु में, जो कि एक ही बार है, चित एक ही बार है, तो उसको आप लोग ऊपर में रखो, और जितने टोटल है उसको नीचे में रखो। यानी कि टोटल क्या है चित या पोट है, यानी कि 2 चीजें हैं, यानी कि 1/2 चित आने की प्रायिकता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, और पोत आने की भी प्रायिकता आपके पास 1/2 ही होगा। उसी प्रकार से किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है, तो आपके पास डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मसला। एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या क्या क्या होता है पासा में बता, तो 1 होता है, 2 होता है, 1 4 होता है, 6 होता है। इन टोटल देखा है तो 2 4 6 3 संख्याएं होती है सम। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं सम की, तो टोटल 3 है, और पासे में कुल कितनी संख्याएं, टोटल 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको भागा दे तो 3 1 3 3 2 6, यानी कि 1/2 आपके पास आ गया। यही अगर विषम संख्या आने की भी प्रायिकता पूछता तो उसका भी 1/2 ही होता, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास ए में दिख रहा है। चलिए आगे पास एक क्वेश्चन आ गया कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। अरे बाबा बहुत ही सिंपल प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न क्या करना, डायरेक्टली ऑप्शन पुट कर देना। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि जो पद 1 है, पद 2 है और पद 3 है, यानी कि जो टर्म है उनके बीच का गैप हमेशा समान होना चाहिए, सर्वंतर समान होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आंसर 3 को पुट करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि आंसर सी सही है इसका। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। यहाँ पुट करोगे कितना आ जाएगा 3 × 3 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × x, यानी कि 3 × 4 4 12 और 1 13 आ गया। देख सकते हो 5 से 9
4 का डिफरेंस है, 9 से 13 4 का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस समान आ गया, यानी कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट क्या करना, ऑप्शन पुट कर देना। आपका ऑप्शन माने एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसे आपका जरूर 3 से 4 प्रश्न होते हैं जो आपको डायरेक्टली ऑप्शन पुट करके आप लोग आंसर ला सकते हो। अच्छा, ये प्रश्न देखो आपके पास देखा तो माध्य से प्रश्न आ गया, जिसमें से आपके पास 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 6, 8, 9, 13 का माध्य 10 है, तो x का मान निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी संख्या दी उनको सबको जोड़ दो, 6 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का x प्लस का 13, और कितनी संख्या है टोटल 5 संख्या, तो उसको 5 से भागा दे दो। चलिए इसको देखते हैं। तो वही चीज हम लोगों ने किया हुआ है। देखो अब क्या करो, यहाँ से देख सकते हो आप लोग 6, 8, 9, 13 को जोड़ोगे तो 36 आएगा, और यहाँ पे प्लस x का रहेगा, और ये 5 इधर जाके गुना हो जाएगा तो 50x हो जाएगा, क्योंकि 10 था उधर, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना 5 50 हो गया। अब x को रखो, 36 को उधर घटा में दे दो तो कितना आ गया, x का वैल्यू 14 निकल कर आया, यानी कि x का वैल्यू क्या निकल कर आया आपके पास, यानी कि x का वैल्यू आपके पास 14 निकल कर आया। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 29 नंबर पर हम आते हैं। देखो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इनका आपको बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने का एक प्रश्न 110% रहेगा, और बहुत ही सिंपल प्रश्न होता है। बस आपको देखना है जो भी संख्याएं दी हुई है, फिर जो भी पद दिए हो, जो भी टर्म दिए हो, उसमें से कौन सा ऐसा टर्म है या कौन सा ऐसी संख्या है जो ज्यादा बार आई हुई है। तो देख सकते हो 2 जो है वो 3 बार आया हुआ है, और अगर बात करें कि 2 से ज्यादा बार और कोई नहीं आया हुआ है, 6 देखोगे तो एक ही बार आया है, 4 देखोगे तो एक ही बार आया है, 5 देखोगे तो वो भी एक ही बार आया है, 0 भी एक ही बार आया है, 1 एक ही बार आया, 3 भी एक ही बार आया, पर 2 जो है वो अकेला लौटा है जो 3 बार आया है, यानी कि इसका जो बहुलक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। चलो देखो प्रश्न पर आते हैं। देखो 30 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न आता है। माध्यिका निकालना, माध्य ने निकालना है बोला है। कुछ आंकड़े दिए इनका आपके पास माध्यिका पूछा है। माध्य बोलता था क्या करते हैं, जितने भी आंकड़े सबको जोड़ देते हैं, जितनी भी आंकड़ों की संख्या उससे उसको भागा देते हैं, आपका आंसर आ जाता। पर माध्यिका निकालने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो देखो कि कितनी संख्या दी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या दी हुई है, यानी कि जितनी संख्या दी हुई वो क्या है, 7 दी हुई, यानी कि वो विषम संख्या है, यानी कि आंकड़ों की संख्या क्या है, विषम है। तो आंकड़ों की संख्या विषम हो तो फॉर्मूला बनता है n + 1/2। ठीक है, तो बस लगा दो। और अगर कभी अगर सम रहे, यानी कि 10 रहे आपके पास, अगर आपके पास 8 रहे, तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, आपके पास देखा जाए तो सम वाला फॉर्मूला, विषम वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 7 आंकड़े दी हुई है, जो कि फॉर्मूला होता है n + 1/2। और ये फॉर्मूला लगाने से पहले ये जो आंकड़े दी हुई इनको सबसे पहले आप लोग को आरोही क्रम में सजा लो। तो आरोही क्रम में सजाओ, सबसे पहले क्या 7 आएगा, बढ़ते क्रम में सजाओ, 7 होगा, उसके बाद 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, उसके बाद लास्टली में क्या आएगा, 15 आएगा आपके पास। तो ये होगा आपका पास आरोही क्रम। अब इसका फॉर्मूला पुट करो, n + 1/2। n का वैल्यू क्या यहाँ पे 7 है, क्योंकि 7 आंकड़े दी हुई है, तो 7 + 1 8 हो जाएगा, 8/2, तो 8 को अगर 2 से भगा दोगे तो 4 आएगा। तो देखो अब यहाँ शुरू से चौथे नंबर पे जो आंसर होगा, ऑप्शन होगा, बोलो कि जो संख्या होगी वही आपका माध्यिका होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे नंबर पर 10 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मैथमेटिक्स का देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन कवर कर लिया। मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी जो भी सब्जेक्टिव है इसका मैं बोर्ड में आपको वीडियो लेके बताऊंगा, और हो सके तो वो आज शाम तक वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी पहले इसके बाद आपको इंग्लिश का वीडियो मिलेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका मैथमेटिक्स का शूट करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।